स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जो भी चैनल पर पहली बार हैं तो उनको बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर की आपकी लर्निंग एंड टीचिंग की क्लास कराई जा रही है। इससे पहले की आपकी क्लासेज हो चुकी हैं, आप जाकर के प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो ये कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है कि ये कौन सी प्रक्रिया है, एक ध्रुवीय है या द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय या उपयुक्त सभी। अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। यानी कि जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें एक तो होता है आपका प्रेषक, प्रेषक होता है यानी कि संदेश भेजने वाला, और दूसरा होता है प्रेषणी, जिसे बोला जाता है संदेश प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो बताइए कितने होते हैं, 2 या 3 या 4 या 5? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 होते हैं? एक तो होता है शाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रकार हैं। तो अभी आपको बताया है, इसमें आपका ऑप्शन ए यानी कि शाब्दिक, वर्बल और आपका नॉन वर्बल, ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, बताइएगा। पारस्परिक या सामूहिक या व्यक्तिक या इनमें से कोई नहीं। जो कम्युनिकेशन संबंध जब हम करते हैं तो ये 2 लोगों के बीच में ही होता है, यानी कि म्यूचुअल। तो आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्योंकि ये जो है कम्युनिकेशन सामूहिक नहीं होता है, ना ही व्यक्तिक होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन की विशेषता है, बताइए क्या विशेषता है इसकी। ये उद्देश्य मुक्त होता है या पारस्परिक संबंध या फिर संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए होगा स्रोत होगा, या एनकोडिंग होगा, या डिकोडिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्रोत। ठीक है, क्योंकि जो पहला जो तत्व होता है कम्युनिकेशन का, ये स्रोत ही तो होता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है, बताइए किससे है। शिक्षक से है या प्राप्तकर्ता से है या छात्र से है या उपरोक्त सभी से है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया में जो स्रोत संबंधित होता है ये होता है शिक्षक से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण अंग्रेजी के शब्दों किसका जो है हिंदी रूपांतरण है, बताइए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संप्रेषण में एनकोडिंग संकेतन करता है, बताइए। छात्र को या शिक्षक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। इसमें आपका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। एनकोडिंग आपका होता है कि जो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये काम कौन करेगा, शिक्षक ही करेगा ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन डिकोडिंग द्वारा किया जाता है, बताइए। शिक्षक या फिर चित्र या फिर छात्र या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन डिकोडिंग द्वारा किया जाता है, तो बताइए किसके द्वारा। शिक्षक के द्वारा या चित्र के द्वारा या छात्र के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ये जो आपका किया जाता है छात्र के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन यानी कि डिकोडिंग द्वारा किया जाता है, बताइए किसके द्वारा किया जाता है। शिक्षक के द्वारा या चित्र के द्वारा या छात्र के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि छात्र के द्वारा किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्य तक सुधारात्मक सूचना संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। पृष्ठपोषण से या पुनर्वलन से या ए और बी दोनों से या इनमें से किसी से नहीं। आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो मतलब होता है ये होता है फीडबैक। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है, बताइए। भाषा होती है या भाव भंगिमा होती है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया में संदेश का जो माध्यम होता है आपका ऑप्शन ए और बी होता है। इसका जो मतलब होता है मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण में विचार, भाव, फीलिंग की अभिव्यक्ति होती है, बताइए शाब्दिक, मौखिक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाब्दिक और मौखिक दोनों ही होती हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है शाब्दिक संप्रेषण है, बताइए मौखिक है, लिखित है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं, बताइए कौन है। फ्लेंडर है या ब्रूनर है या स्मिथ एंड स्मिथ हैं या टॉलमैन है। आंसर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्मिथ एंड स्मिथ। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है, बताइए क्या है। बाणी संकेत है या मुख मुद्राएं हैं या स्पर्श संपर्क है या उपयुक्त सभी हैं। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ये जो है सारी ही आपकी अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा संप्रेषण की बाधा है, तो बताइए। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो भाषा संप्रेषण की बाधा जो होती हैं अस्पष्ट शब्द, त्रुटिगत उच्चारण और शब्दाडंबर। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है, बताइए क्या है। अभिक्रमित सामग्री या पुस्तकें, चित्र या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, बताइए किससे। पोस्टर से या चित्र से या अभिक्रमित अध्ययन से या पुस्तक से। आंसर दीजिए। इसमें अगर सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का डिकोडिंग यानी कि विसंकेतन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा। शिक्षक के द्वारा या विद्यार्थी के द्वारा या पाठ्यक्रम के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो वो किया जाता है आपका विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है। क्योंकि जो शिक्षक होता है वो एनकोडिंग करता है और जबकि जो विद्यार्थी होता है वो डिकोड करता है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है संप्रेषण प्रक्रिया है, बताइए जो कम्युनिकेशन है ये कैसी प्रक्रिया है। आंसर दीजिए इसका। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये एक गत्यात्मक है और एक उद्देश्यपूर्ण है और द्विध्रुवीय है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं, बताइए किससे संबंधित होते हैं। तो ये आपके उपयुक्त सभी से संबंधित होते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं, बताइए कितने। 13 या 26 या 18 या 14। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 13। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं, बताइए अच्छे शिक्षक या प्रभावी शिक्षण या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अच्छे शिक्षक और प्रभावी शिक्षण। ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण कौशल है, बताइए कौन सा है। आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि पुनर्वलन, प्रस्तावना और प्रश्नावली। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं, बताइए। तो इसमें जो आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन ये दोनों ही कौशल के प्रकार होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है, तो ये जो है दृष्टांत कौशल में लिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा उद्दीपन कौशल। मान के चलो आपका बिहेवियर कैसा भी है, लेकिन आप जो है छात्रों को ध्यान अध्ययन में लगाने के लिए अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करोगे वो उद्दीपन कौशल कहलाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण में प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है, बताइए किससे है। तो ये है आपका उपयुक्त सभी से, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया, उत्पाद और पूर्व सूचना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, बताइए कौन सा है। मनोवृत्ति विकास है
या आपका प्रेरणात्मक है या प्रविधि है या उपयुक्त सभी है। आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण एक प्रक्रिया है, बताइए सरल है या जटिल है या ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो शिक्षण एक प्रक्रिया है वो है जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया है, बताइए आई के डेविस ने या थर्स्टन ने या कैटल ने या इनमें से कोई नहीं है। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये किया है आई के डेविस ने, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है, बताइए किसका होता है। तो ये होता है शिक्षक का, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक की भूमिका है, बताइए ऑप्शन ए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्य में, ऑप्शन सी सामाजिक कार्य में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो ये जो है उपयुक्त सभी में शिक्षक की भूमिका होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक का कार्य है, बताइए कौन सा कार्य है शिक्षक का। छात्र सूचनाओं का संप्रेषण, विषय संबंधी संप्रेषण या ऑप्शन सी विशिष्ट पाठ्य वस्तु हेतु अनुदेशन या उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षक का कार्य होता है ये सभी जो है शिक्षक के कार्य होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है रियांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया है, बताइए 4 कारकों पे या 3 पे या 2 पे या इनमें से किसी पे नहीं। आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइएगा। तो ये दिया है 3 कारकों पर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक की भूमिका होती है, बताइए दार्शनिक की या मित्र की या निर्देशक या उपयुक्त सभी की। आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो ये होती है उपयुक्त सभी की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, बताइए किसकी जानकारी होनी चाहिए। तो शिक्षक को जो है ये सभी जानकारी होनी चाहिए, यानी छात्र की, पाठ्य वस्तु की और शिक्षण प्रक्रिया की। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है। यह किसने कहा है, बताइए। तो ये कहा है आपका पीटरसन ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया, बताइए किसके द्वारा दिया गया है। ई स्टोन के द्वारा या स्ट्रलूरो द्वारा या फ्लेडर्स द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ये दिया गया था ई स्टोन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान के विकास में सहायक है, बताइए शिक्षण आव्यूह या फिर कक्षा वातावरण या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो शिक्षण आव्यूह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान को बताइए क्या कहते हैं इसमें से। आंसर दीजिएगा। शिक्षण प्रारूप कहते हैं या शिक्षण आव्यूह कहते हैं या शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है शिक्षण प्रारूप कहा जाता है। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान को शिक्षण प्रारूप भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है, बताइए क्या प्रभावित करता है। आंसर दीजिए। तो ये जो करता है उपयुक्त सभी, यानी कि शासन प्रणाली, शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान शाला। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं, बताइए कितने तत्व होते हैं। 4 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं या 2 होते हैं। तो ये होते हैं 4, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है, बताइए उद्देश्य है या मूल्यांकन या सामाजिक प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो उद्देश्य जो है शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है, बताइए कौन सा है। तो ये होता है उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, बताइएगा किससे होता है। तो ये होता है मूल्यांकन से, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान के संरचना में होता है, बताइए क्या होता है। उद्देश्य निर्धारण होता है या फिर मूल्यांकन होता है या फिर शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम होता है या उपयुक्त सभी। तो ये जो आपका होता है ऑप्शन सी होता है, यानी कि शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है
बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका ग्लेसर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा? बताइए। तो ये जो कहा था, ये कहा था जॉन पी डिस्को ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी आपके इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।